यूनिट एक ना डिस्कशन कर रहे थे, बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर हम तो पढ़ रहे थे कि व्हेन एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, हमने ग्राफिकली देखा। लेकिन जब आया है हमारा ये यूनिट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म देन वेलोसिटी जब आपकी यूनिफॉर्म है एक्सीलरेशन विल बी जीरो। तो सर ये क्या बात है? तो ये बड़ी डिस्कशन है, ठीक है। अब क्योंकि आपकी बुक के इसमें लिखा हुआ है यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में लिखा हुआ है, तो असल कंसेप्ट वो है जो हमने पढ़ा था। असल कंसेप्ट वो है जो असल डिफरेंस है किसके अंदर, आपके क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट के अंदर, वही है जो ग्राफिकली आपको समझाया था। फिर अगर आप इंटरनेट निकालेंगे बड़ी लंबी डिस्कशन है, और डिस्कशन का आखिरी जो हल ये निकलता है ना, उसका ये निकलता है कि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा है, ठीक है, कि वहां पर ये दोनों चीजें नहीं होंगी, जीरो और कांस्टेंट नहीं होगा। अगर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, हमने जो पढ़ा था कि एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, ग्राफिकली उसे प्रूव भी किया था और बताया भी था। अगर आपको पेपर में आ गया तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे जो बैक एंड पे जो रीजन है, वो जो अक्सर डिस्कशन में देते होते हैं, वो पता है कौन सी देते हैं? वो मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वो कहते हैं क्योंकि ये हमने कहा था ना कि ये कांस्टेंट है और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म इंक्रीज हो सकती है, यूनिफॉर्म डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि ये भी जो है ना, ये कांस्टेंट भी इटसेल्फ यूनिफॉर्म होता है। कांस्टेंट भी इटसेल्फ जो होता है यूनिफॉर्म होता है। कांस्टेंट में फर्क क्या आ जाता है कि यूनिफॉर्म में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी शामिल है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। इसलिए जो है ना ये कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत लंबी डिबेट पड़ी हुई है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट एक्चुअल वही था, क्योंकि आपको भी पता है, मैथ्स वाले जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पता है कि भाई मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन की स्लोप क्या होगी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, या कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ जी, कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव भी जीरो। कैसे? ठीक। मैंने कहा सर कांस्टेंट। आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज मेरी बहुत कट रही है? सबके पास मेरी आवाज कट रही है? क्या मेरी आवाज सबके पास कट रही है? जी सर, और स्क्रीन भी सही शो नहीं हो रही। स्क्रीन में बड़ी करता हूँ, ठीक है। हाँ बच्चे, लाइट असल में गई भी है, और इश्यू ये है इस वजह से जो है ना, मे भी इंटरनेट स्लो हो गया हो, लेकिन सबके पास नहीं कटनी चाहिए। असल में स्क्रीन के ऊपर ना पिक्चर है बुक की, तो इटसेल्फ बुक की जो पिक्चर है ना वो डिस्टॉर्टेड सी है। चले बच्चे, मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक समझानी है, फिर ये आपको समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर मेरे पास सही आ रही है। हाँ ठीक है बच्चे, कुछ का आप लोगों का भी इंटरनेट का मसला हो सकता है। अच्छा बच्चे, जल्दी से अब हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो आपने जो असल चीज वही थी जो हमने उस दिन पढ़ ली, अब जो हम देखने लगे हैं ना, आपने उसको जरा गौर करना है। वो क्या चीज है कि वेव, वेव क्या चीज है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव क्या चीज होती है, हमने कहा सर जी ये होती है वेव। का ये तो हमने पहले भी पढ़ ली थी, क्या पढ़ा था हमने? एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमने ऐसे भी पढ़ा हुआ है। और हमने इसको ऐसे पढ़ा हुआ था, इसे हमने पढ़ा हुआ है एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हम इसे कह देते हैं, ये इसकी पीक वैल्यू है। इसके अंदर हमने और क्या पढ़ा हुआ था? इसके अंदर हमने ये कहा हुआ है कि इसका एक जो है खास टाइम पीरियड होता है, उसे हम टी कहते हैं। वो टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड होता है कि जब ये वेव अपने आप को दोबारा रिपीट जिस पॉइंट पर करती है, एक साइकिल होता है उसका, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या कहा कि भाई एक जो है यूनिट टाइम के अंदर जितनी दफा वो रिपीट करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, या 1 आवर द टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, 1 आवर इस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ एंड टी? अगर एफ को मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे? एफ और टी को मेरे पास मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास आएगा 1।
ठीक है, ये एमसीक्यूज भी बहुत जगह पूछा हुआ था कि व्हाट इज एफ इंटू टी। अब आप कहेंगे इतना बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बाज़ औक़ात बंदे के जहन में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चीज़ है। अच्छा बच्चे, ये मैंने आपके सामने भी ब्लैक बनाई है एक वेव, और मैं एक आपके सामने बना देता हूँ ये रेड। तो अब मुझे बताएं, ये आपको ब्लैक ऊपर वाली क्यों नजर आ रही है और नीचे वाली रेड क्यों नजर आ रही है? कलर क्यों डिफरेंट नजर आ रहा है? हाँ जी, हमारे पास होता है एक विजिबल रीजन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर एक होती है हमारे पास ये आखिरी वाली, इसको हम कहते हैं दैट इज रेड। ये स्टार्ट होती है वायलेट से। तो क्या चीज है जो इनके अंदर फर्क करती है? क्या चीज है? हाँ, आपने पढ़ा हुआ है कि ये 440 कुछ होता है, या 450 या 400 लिख दो तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक ये है। ये क्या चीज है? वेवलेंथ का डिफरेंट होता है। हाँ, वेवलेंथ डिफरेंट होती है, सारी बात है कि उनकी फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट क्यों नजर आ रही है, रेड और Wavelength, yes. डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है, ड्रॉ। Wavelength. ठीक है, तो दुनिया में इस वक्त ये आपको अपने इर्द गिर्द जितने कलर्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह हमारी ऑडियो होती है। आपको आवाज बीच में कोई भी अगर आए तो हो सकता है कि ऐसी भी आवाजें होती हैं जो हमें नहीं सुनाई देती। मतलब कैसे कि जिन्नात आपस में बात कर रहे हैं, आपको सुनाई देती है। चलें और कह लें कि जो जानवर आपस में बात करते हैं वो भी हमें नहीं सुनाई देती। क्या कुछ चीज जो बातें हैं, कुछ आवाजें हैं, वो हमसे छुपाई भी गई हैं। इसी तरह कुछ कलर्स हैं, कुछ फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ये हमें क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि हमारी रेंज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और ये क्या है, इसमें हम वेव जो पढ़ने जा रहे हैं, वेव क्या चीज है? वेव ये जो मैंने सामने आपकी ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं वेव। ठीक है, इसकी लेंथ भी होती है, तो जाहिर बात है उसको हम क्या देते हैं, वेव लेंथ। और वो कौन सी होती है? यही जो एक टाइम पीरियड के अंदर आई है इसकी, और ये उसने रिपीट किया, वेव लेंथ लैम्डा। ठीक है, और इनका आपस में रिलेशन भी होता है। वो कौन सा रिलेशन होता है, मैथ वालों को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई। हाँ जी, किसके बराबर होता है? दैट इज द 2 पाई। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं बच्चे। एक को हम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किसके अंदर होगा और पाथ डिफरेंस किसके अंदर होगा, कोई बताना चाहेगा? फेज डिफरेंस क्या है कि अगर मैं एक वेव यहाँ से शुरू कर दूं तो अब इसके अंदर क्या है, फेज डिफरेंस है या नहीं है, या सिर्फ पाथ डिफरेंस है? सर सिर्फ पाथ डिफरेंस है। Starting point. क्योंकि फेस डिफरेंस तब आएगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑपोजिट हुआ। बिल्कुल, ऑपोजिट अगर ये भी 0 से शुरू हुआ तो 180 से स्टार्ट हो। नहीं, 180 से लाजमी तो नहीं है कि यहाँ से भी स्टार्ट हो, दैट इज द फेज डिफरेंस। आपको याद है, अब हम जब पढ़ते होते हैं किसके अंदर, जब हम पढ़ रहे होते हैं अपना इंडक्टर और कैपेसिटर, हम कहते हैं करंट लीड कर दिया। ठीक है, और जो है कैपेसिटर के अंदर इस तरह जो है इंडक्टर, हम पढ़ते हैं ना, जो भी हमने दोबारा बाद में पढ़ना है, वो क्या है, एक वेव शुरू हो रही थी, दूसरी वेव फॉर्म यहाँ से शुरू होती है। जाहिर बात है कि एक साइन है, दूसरी कॉज है, 90 का फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 180 लाजमी नहीं है, सिर्फ जो पहले मैंने ड्रॉ की थी वहां सिर्फ पाथ डिफरेंस। Yes. तो इसका मतलब है कि कुछ पाथ डिफरेंस होंगे और कुछ फेज डिफरेंस होंगे, तो हमें कैसे बताना पड़ेगा? हाँ बच्चे, कुछ यहाँ पर भी आ जाएगा, कुछ वेव फॉर्म हो सकता है कि हमारी जो है वो शुरू यहाँ से हो। और हाँ, अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे पाथ डिफरेंस दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि भाई इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, तो वो मैंने कैसे निकालना है? अगर पाथ डिफरेंस है उसका बच्चे लैम्डा बाय 2, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? Formula लगाएंगे. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला आपकी बुक 2 में भी लिखा phi is equal to 2 pi x over lambda. है, X हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस है एंड lambda the phi phase difference है. हाँ 2 जी, pi दोबारा x over बताएं। lambda. 2 पाई Phi is equal to 2 pi x over lambda.
हाँ, अब आप इसके अंदर डालें, अगर x को डालें तो क्या बनता है? x इज लैम्डा बाय पाई 180 का फेज डिफरेंस आएगा। हाँ जी, ये आ जाएगा कितना, 180 का। हाँ, 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये कैसे, ये आपस में कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा? पाई। ठीक है, तो आप बजाय, आप अगर इस फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद भी नहीं है, आपको वैसे गेस करना है, तो बड़ा आसान तरीका है, ये सामने लिखा हुआ है। बच्चे इसको मैंने बनाना है लैम्डा बाय 2, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसको हाफ से डिवाइड किया तो मेरे पास आ नहीं गया, दैट इज पाई। लैम्डा इज इक्वल टू पाई। यस क्या मतलब है कि दूसरी वेव फॉर्म जो है पॉसिबली यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से शुरू होने का मतलब यहाँ नहीं, इसके साथ नहीं, बल्कि ऊपर, ओके यहाँ से शुरू हुई है पाई। ये देखें, पाई का फेज डिफरेंस आ, 180 का फेज डिफरेंस आ। ठीक है, अगर मैं कह दूं अपना आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो पाई बाय 6 है, तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल, दिस 2 पाई, इसको हमें क्या करना है, यहाँ 6, इधर भी 6 से डिवाइड कर देना है, और इधर से भी 6 डिवाइड, पाई बाय 3। ऐसे ही है ना, आप इस फॉर्मूले से भी निकालें तो पाई बाय 3 है। यस लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई रख के आप देख लीजिएगा, तो इस तरह की छोटी मोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी और ये आपको आनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी भी आपका हो गया, टाइम पीरियड भी यस हो, वेवलेंथ भी होगी, ये सारी चीजें जो हैं। अब जो है इनकी इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस क्या, इनकी सुपरपोजिशन भी है। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है कि दो वेव अगर आपस में मिल जाएं तो फिर क्या होगा, वो वाला टॉपिक भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपनी बुक से देखते हैं कि हमें वहां से एक्चुअली क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास वेव की टाइप है, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूड। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेव जो है वो मैकेनिकल है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है? एक मिनट, आपके पास है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल वेव के ऑपोजिट कौन सा है? मैकेनिकल वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic wave. यस यस यस, गुड। ठीक है, तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या फर्क है? mechanicals depend upon medium and Good. Electromagnetic doesn't need a medium. हाँ, तो ये वाला जब ना उन्हें बहुत आसान एमसीक्यूज देना होगा तो आपको ये दे देगा। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में भी आपको पता है फर्क, क्या फर्क है? मीडियम के जो पार्टिकल हैं एक पैरेलल हैं। एक perpendicular to motion perpendicular to the path होती है और yes दूसरी इसमें कौन कौन सी होती है? longitudinal ट्रांसवर्स क्या होगी? उसके cross longitudinal. ट्रांसवर्स पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी? perpendicular Parallel. transverse perpendicular होंगी। हाँ, अभी देखिए इसी के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगी, तो आपने दोनों असल में याद की हुई है तो आपको मसला आ जाएगा। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी पैरेलल? transverse perpendicular होंगी और longitudinal parallel होंगी to motion path of motion के। अच्छा, आपको कोई एग्जांपल याद होगी? हमारी जो वॉइस सिग्नल है ये कौन सा है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल? पैरेलल होते हैं। पैरेलल पैरेलल होते है। हैं। तो ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? longitudinal लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आप एक याद रख लें, दूसरा आपने कहना उसके अपोजिट है, वरना वहां पर आप याद कीजिएगा। ये मैं आपको v इज इक्वल टू एफ लूंगा। कभी कभी जो है ना एमसीक्यूज इस तरह का कोई, या न्यूमेरिकल, इस यूनिट से न्यूमेरिकल बहुत आने हैं, तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये मैं बच्चे आपको करवा चुका हूँ। कौन सा टॉपिक? ये फेज डिफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको यानी बता चुका हूँ, बड़ा आसान है, आपको कोई कोई फार्मूला याद करने की खास जरूरत नहीं है। मैथ वालों को तो पता है, लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई। ठीक है, तो मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं उनको यहाँ बताऊं, मैंने ये सोचा इसलिए मैंने बताया नहीं कि दैट इज द एक्चुअली पाई, दैट इज 2 पाई। ये 90 डिग्री होता है तो पाई बाय 2 होता है, और ये 3 बाय 2 होता है। ऐसे ही है ना, इसको हमने लिखना बच्चे अब, दैट इज 3 पाई 2, ये मेरा बनता है 270 एंगल। अब मुझे बताओ ये पाथ डिफरेंस में क्या बनेगा?
बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको फिर दोबारा बताऊं 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा, अब अगर आपको ऊपर वाली चीज बनानी है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, दैट इज द 3 से 3/4। मल्टीप्लाई। हाँ जी 3/4। ठीक है, इधर करेंगे तो 3/4 जो है ये एक्चुअली क्या चीज है, 3/4 लैम्डा आता है यहाँ पर। अक्सर बच्चे ना 3 कर देते हैं, 3 λ/2, ये 3 λ/4। ये 3 λ/4 क्या चीज है, ये 3/4 क्या चीज होती है, 0.75 होती है, ये जिस चीज बनती है 0.75। ठीक है, और ये 1 से ग्रेटर बनता है। ये हम क्योंकि 270 बनाने के लिए हमने ये रखा हुआ है, तो इसमें आपस में कंफ्यूजन, एक पाथ डिफरेंस है और एक फेज डिफरेंस है। एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा जो है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायमेंशन डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो 3π/2 है इसकी डायमेंशन ये रेडियन के अंदर है, डिग्री की कोई डायमेंशन ही नहीं होती। डिग्री की कोई डायमेंशन होती है या नहीं होती? डिग्री रेडियन इनकी डायमेंशन होती है बच्चे की नहीं होती? नो डायमेंशन। नहीं सर, कोई नहीं, नो क्योंकि ये डायमेंशन। रेशियो होती है। नो डायमेंशन। गुड, क्यों? गुड गुड। ठीक है बच्चे, ये आपने कुछ भी नहीं करना था, पीछे से कोई जरूरत ही कोई नहीं थी। ठीक है, इनको कोई एग्जांपल कोई खास जरूरत नहीं। ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली जो है, ये जो हमारा होती है मास स्प्रिंग सिस्टम वाली, ये कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है या ट्रांसवर्स होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप देख लें, आपका ये है मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल होगी या ट्रांसवर्स होगी, लॉन्गिट्यूडिनल होंगी। या दोनों हो सकती लॉन्गिट्यूडिनल। है? क्योंकि हम इसको न्यू भी करा सकते हैं और इसको मैं ऊपर नीचे भी फेंक सकता हूँ, ऐसे यस, सकते हैं। डिपेंड्स दोनों अपॉन होगी तो कंडीशन। हाँ, तो डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो जैसे वो मूव करा रहा होगा वो उसके अंदर वो वाली भी होंगी। तो आपने जरा इस बारे में ध्यान रखना है। जो फिर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। किसने, दो बंदों ने निकाली थी। सबसे पहले किसने ट्राई की थी, न्यूटन ने। न्यूटन ने न्यूटन, ट्राई। यस न्यूटन। फिर लैग्रांज आया था, दूसरा बंदा कौन था मुझे भी याद। लेप्लास करेक्शन। लैप्लास। अच्छा अच्छा, लास्ट ने करेक्शन की थी, यस। गुड। तो करेक्शन कितने की थी, लैप्लास ने। फिर उसने कौन सी चीज जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये जो बच्चे टेबल है ना, वो देखो मैंने आपको कोई टेबल पीछे याद नहीं करवाया। टेबल कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कई दफा। गैमास ने इंट्रोड्यूस करवाया था और फिर गैमा का बताया। अब आपको ये पूरी रीड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि गैमा की वैल्यू बताओ, मोनोटॉमिक डायटोमिक। उसने पूछा था O2 अगर हमने ले लिया, O2 ले लिया तो गैमा की क्या वैल्यू होगी, तो कि O2 क्योंकि डायटोमिक है ऐसे, तो 1.40। आपने ये देख लेना है। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की, तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आपके पास आ जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एमसीक्यू जैसे होगा कि आप बताएं स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो लंबी लंबी कहानियां लिखी होंगी उसके अंदर, स्टेटमेंट लंबी होगी। कंसेप्ट एक होगा कि प्रेशर का कोई फर्क नहीं होता, ऐसा ही है ना। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि नीचे डेंसिटी आ रही है, प्रेशर जैसे चेंज करते हैं डेंसिटी चेंज हो जाती है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो प्रेशर की वजह से कोई नो चेंज नहीं। इफेक्ट। कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा कंसेप्ट आ जाएगा डेंसिटी का। अब वो कहेगा एक मैंने ले लिया O2 ले लिया और एक मैंने फलानी गैस ले लिया, अब एक जो है उससे 16 टाइम हैवियर है, जो 16 टाइम हैवियर है उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। वैसे देखो दो गैसेस के अंदर से हमें स्पीड गुजारनी है, एक 16 टाइम हैवियर है और एक लेसर है, यानी एक हाइड्रोजन है और एक आप पहले ऑक्सीजन है। तो बताएं किसके अंदर वो जो है हमारी आवाज ज्यादा तेज जाएगी, किसके अंदर से ज्यादा तेज जाएगी। यहाँ पे जब किसके अंदर वाली बात आ जाती है तो ये क्या बता रही होती है आपको कि प्रोपोर्शनल, कौन सा किसके प्रोपोर्शनल, डेंसिटी जो है इसके क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो 16 टाइम वाला होगा वो एक्चुअली 4 टाइम क्या होगा, वहां पर स्पीड हमारी
लेजर होगी, लेस होगी। आप भी देख लो ना, जो हैवी गैस है, भारी गैस है, उसके अंदर से आवाज गुजारनी उतनी तो मुश्किल होगी। कितनी मुश्किल होगी? 1 आवर अंडर रूट टाइम। ठीक है बच्चे, ये आपने देख लेना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, Yes. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके न्यूमेरिकल आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का आपको इसकी रेशियो आएगी कि जी ऐसे ऐसे है, और इसका क्या आएगा, इसको आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। और वो न्यूमेरिकल कौन सा है? वो न्यूमेरिकल एक ये वाला भी न्यूमेरिकल है कि भाई यहाँ पर देखें, वो डायरेक्टली इसको भी दे सकता है। टेम्परेचर उसने बता दिया कि जी आपके पास 10 डिग्री बन गया। अब आपने बताया कितनी स्पीड में फर्क पड़ा, तो 6.1 को टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर किसके अंदर है? सेल्सियस के अंदर है या केल्विन के अंदर है? स्मॉल टी, आपको पता होना चाहिए सेल्सियस के अंदर है या केल्विन के अंदर है। ये स्मॉल टी नोटेशन ऐसी है कि जब भी सेल्सियस में। तो सेल्सियस होंगे, जब स्मॉल होंगे तो सेल्सियस होंगे, कैपिटल होंगे तो हमारे केल्विन होंगे। ये कन्वेंशन है हमारी। ठीक है, तो इसके आपने सिर्फ न्यूमेरिकल एक करने, क्योंकि यूनिट्स आएंगे न्यूमेरिकल। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन वही, एक तो इसके अंदर वही कंसेप्ट आ जाएगा जो पहले है कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। दूसरा प्रिंसिपल बनते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या चीज है, हमने पहले भी पढ़ा था। अब पहले हमने क्या पढ़ा, पहले बच्चे जो इंटरफेरेंस दे रहे थे उसके अंदर वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब इंटरफेरेंस क्या चीज है? अब इंटरफेरेंस ये है, कोई ऐसी दो वेव मिले का क्या हो। इंटरफेरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। मोनोटॉमिक बाद में कहते होते हैं हम इसे, मोनोटॉमिक पार्टिकल लिया, ठीक है, या उसको कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक, एक सिंगल वेवलेंथ ले ली। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस क्या चीज है? पर जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव, तो हम उसे कह देंगे सेम फ्रीक्वेंसी। जब हम इन टर्म्स ऑफ लाइट कहेंगे तो हम सेम वेवलेंथ कह देंगे। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो आपने देखना है कि ये जो वेव है एक साइड पे जा रही हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चे, उसने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ये कि कुछ इसके अंदर बनेंगे पॉइंट इंटरफेरेंस के अंदर। इंटरफेरेंस और रेजोनेंस में बेसिकली फर्क क्या है बच्चे? क्या समझते हैं आप, इंटरफेरेंस और रेजोनेंस में क्या फर्क है? सर रेजोनेंस सुपरपोजिशन होती है और इंटरफेरेंस में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम मतलब सेम डायरेक्शन पे वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस जो है ना, इंटरफेरेंस होता है कि आपने कहीं पर मिलना है एक दूसरे के साथ, यानी वेव मिलेगी। ठीक है, और वहां पर कहीं पर क्या आएगा, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे, उसकी रेजोनेंस हो जाएगी, और कुछ पे एक दूसरे को इफेक्ट को जीरो कर देंगे, कुछ के पे एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बढ़ा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला आ जाएगा। उसने ये स्पीकर से आपको बताया, आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव कहाँ पर होगी, जो है फेज डिफरेंस क्या हो या पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस करेगा या इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस करेगा? अगर इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस करे तो भाई कहां पर होगी? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बच्चे वहां पर होगी जहां पाथ डिफरेंस क्या पार्ट हो। डिफरेंस पार्ट डिफरेंस पाथ डिफरेंस जो है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा हो, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ हो, हाफ इंटेग्रल ना। ठीक है, और ये क्या है, ये हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होगा जब 3 अपना 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4, जब इस तरह होगा ना हाफ इंटेग्रल मल्टीपल, तो फिर क्या होगा, फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। हाँ बस इतनी सी डिस्ट्रक्टिव बात है। होगा। इंटरफेरेंस और इसमें रेजोनेंस में ये फर्क है कि ये इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रही होती है, रेजोनेंस जो कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होगी। यस। होते हैं। ठीक है, तो बीट्स, बीट्स क्या चीज है कि जब आप थोड़ा सा, आपको हमने कोशिश तो की थी कि भाई क्या हो, रेजोनेंस हो, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रही। वजह क्या है, फ्रीक्वेंसी आप सेम नहीं रख पाए हैं, तो वहां पर क्या हो 20 जाएगा, से बीट। 1 तक के दरमियान रखो। अब बीट वाले बच्चे, बीट वाले को देखो, बीट में से किस तरह का एमसीक्यूज आएगा। बीट में कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा सा हो सकता है। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होगा उसके अंदर, उसमें डिफरेंस आपने निकालना होगा इन दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट इज ये डिफरेंस होगा। आपको याद होना चाहिए बीट के अंदर बच्चे क्या आता है, डिफरेंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन। और तीसरा जो है हमारे पास, वो क्या चीज है, तीसरा जो हमारे पास है जो फिनोमिना है, दैट इज द स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव क्या चीज है? सर ये बीट्स वाली एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन कर दें।
अच्छा अच्छा ये बीट वाली जो एग्जांपल है सामने को बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रही। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, ठीक है, दो ट्यूनिंग फोर्क एक ही साइज के ले लिए, एक हम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करने के लिए उसके ऊपर कोई मोम शोम लगा लेते हैं, कोई ऐसा मटेरियल लगा लेते हैं कि डिफरेंस आ जाए, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी के मैंने 300 हर्ट्ज के लाइट सपोज मैंने दोनों लिए, एक के ऊपर मैंने, तो उसका क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी 290। अब ये 4 का डिफरेंस आ गया, Yes. ठीक है, ये 4 का डिफरेंस है। Yes. ये क्या करेगा, यहाँ पर देखें, ट्यूनिंग 4 बीट पर सेकंड। एक मिनट बच्चे, मैं आपका माइक अपना ऑफ कर दिया करें, ठीक है। ट्यूनिंग 4 A produce 4 bit per second with another tuning for B. It is found that by the loading B when some wax, the B frequency increases to 6 beat per second. If the frequency of A is 320 Hz, determine the frequency of B. अब वो कह रहा है कि उसके ऊपर B की, ठीक है, A जो है वो 4 बीट पर सेकंड Yes. कर रहा था, by loading B some wax the frequency increases to 6 beat per second. एक उसने फ्रीक्वेंसी बता दी वो है जी 320, ठीक है, और बी की उसने पूछा है वो क्या कर रहा है, बी जो है वो 6 बीट पर सेकंड कब प्रोड्यूस कर रहा है, जब उसके ऊपर हमने थोड़ी वैक्स लगा दिया, अदरवाइज वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा था, अदरवाइज वो 4 बीट कर रहा था, तो उसकी 4. Yes. उसकी कितनी निकलेगी, दैट इज 320 माइनस 4 दैट इज 316 फर्स्ट में। अब वैक्स लगाने के बाद कितनी निकलेगी, वैक्स लगाने के बाद क्या हो जाएगी, वैक्स लगाने के बाद हो जाएगी 320 माइनस 6 दैट इज 314। इतनी छोटी सी बात लिखी हुई है उसने, कुछ भी नहीं लिखा। जब वैक्स लगाए और रोड रिड्यूस होगी तो ये बन गई, ठीक है। तो ये आपने कर लेना, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं लिखी, डिफरेंस है। इस तरह की एक्सरसाइज में भी एक स्टेशनरी वेव क्या चीज है, अब स्टेशनरी वेव सर जब टू वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है, वेव एक दूसरे कैंसिल आउट कब कर सकती हैं, जब इनके अंदर जब पाथ एक डिफरेंस, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन कर रही हो दूसरी कंप्रेशन कर रही हो। हाँ ये ठीक है कि कंप्रेशन कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही हो, दूसरे एक दूसरे के एंटी फेस हो, एक दूसरे के बिल्कुल हो, एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, स्टेशनरी वेव। बच्चे क्या स्टेशनरी वेव जो है मटेरियल को ट्रांसफर करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है? नो स्टेशनरी वेव बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे फिर हम पढ़ते क्यों हैं? सर डिस्टरबेंस जो होती है उसको स्टेशनराइज करने के लिए किसी भी साउंड वेव टाइप चीज में। गुड। तो इसमें क्या है, वहां से अपनी रिफ्लेक्शन जहां पर हो रही हो ना, रिफ्लेक्शन को खत्म करने के लिए स्टेशनरी वेव होते हैं, ठीक है। जहां पर जो है स्टेशनरी वेव आ रही है तो उसका मतलब है जो जा रही थी वो टोटली वापस आ गई है, ठीक है, वही वापस आ गई है, आगे ट्रांसमिशन हुई नहीं। तो ये जो हमारे चैनल हैं या हमारे जो है ना कम्युनिकेशन, इसका स्टेशनरी वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी वेव से हम चेक कर लेते हैं हमारा कितना जो मटेरियल है, हमारी इंफॉर्मेशन है वो कितनी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर से क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो किसके बराबर होगा, एफ वी इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और यहाँ पर जो एफ है ये एक्चुअली क्या चीज है, जी बच्चे क्या चीज है, ये एफ फोर्स है, क्या है, पर यूनिट लेंथ, ये सिंपल फोर्स नहीं है, ठीक है, फोर्स लेंथ है, नहीं। ये आपने निकाले नहीं है, इसका एक आप न्यूमेरिकल कर लेना, लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपको करेगी वो है हमारी स्टेशनरी वेव इन ओपन एयर कॉलम, या लाजमी आएगा, एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, और कोई इसका कोई बड़ा मुश्किल फार्मूला नहीं है, बड़ा फार्मूला है इसका, ठीक है, ओपन और क्लोज करने के लिए। इसका कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों साइड से ओपन होगा तो वो आपसे पूछता है कि दोनों साइड पे क्या बनेंगे, नोड बनेंगे या एंटी नोड बनेंगे। नोड क्या चीज होती है, एंटी नोड। हाँ जब अक्सर बच्चे को नोड का पूछ लेते होता है कि नोड क्या चीज, नोड, मैथ वालों को तो नोड का जरा अंदाजा होगा, नोड
उन्हें पता होगा कि वो 0 0 की बात हो रही है यहाँ पर। क्या 0? सर जहाँ पे वेव वेव एक दूसरे को यानी इस तरह मीट इंटरसेक्ट कर करती रही है, है। हाँ, 0 इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करती है। करती हाँ, वहां पर हमारा क्या होगा? नॉट। नॉट। ठीक है। और जहां नोड पर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही होंगी वहां हमारा क्या होगा? वहां हमारा होगा एंटी नोड। एंटी नोड। ठीक है। और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा? अब आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे कहूँ कितना डिफरेंस होगा? सर आप कौन सा डिफरेंस पूछ रहे हैं, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस? मैं कहूँ पाथ डिफरेंस होगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस पहले बताएं। बच्चे आप बड़े सियाने हैं, आपको पता है कि यहाँ यहाँ 0 होता है और ऊपर गए तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पीक पे 90 होता है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाय 2। फेज डिफरेंस 2 कितना होगा? एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान पाई बाय by 2। 2. पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा? हम बड़े सियाने हैं, आपको पता है यहाँ जो है लैम्डा बाय 2 होता है, कहाँ पर? हाफ ये लैम्डा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? दैट विल Yes. बी 4 लैम्डा बाय 4। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं वहां पर। तो बच्चे क्या lambda. करते हैं? हाँ, बच्चे क्या कर देते हैं? आप लोग क्या करते हैं? नहीं बच्चे बोल के ना बंद करो अपना माइक। आपके पीछे जो है ना आवाजें भी आती हैं, तो इसका जरा ध्यान रखो। ठीक है। मैं आपसे क्या बात पूछ रहा हूँ बच्चे? अपना माइक जब ऑफ ऑन करके आपने फौरन ऑफ करना है, तंग ना करें। ठीक है। एक मिनट, मैं अपना म्यूट अनम्यूट आपको अलाउ ही नहीं करता, फिर आप थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है। अच्छा अभी इधर देखिए, पहले मैं आपको पढ़ा लूंगा फिर आपसे मैं बात करूंगा। ये देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पर जो है पाथ डिफरेंस किया है। पाथ डिफरेंस, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई बाय 4 लगाते हैं। पाई बाय 4 इज एक्चुअली वो कुछ और चीज है, पाई नहीं, आपने लैम्डा में देखना, दैट इज लैम्डा बाय 4। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, यहाँ गलती नहीं करनी, एमसीक्यूज बहुत आएगा। और बच्चे जब देखो आपके पास होगा क्या? ओपन ओपन एंड होगा, तो ये एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई 2l, ये आपने देखना है। ठीक है। अगर आपके पास दोनों क्लोज हो जाएंगे, क्लोज में क्या आएगा? क्लोज दोनों तरफ से नहीं हो सकते, जाहिर बात है कि एक एंड ही उसका क्लोज हो सकता है। ओपन होगा तो वेव अंदर आएगी ना, तो दोनों एंड क्लोज वाली तो कोई बात ही नहीं आएगी आपको पेपर में। अगर आ रहा है कि दोनों एंड क्लोज, तो गलत बात है। एक अगर एंड क्लोज हो गया, जब एंड क्लोज हुआ तो वहां जाके क्या बनेगा? एक्चुअली नोड। ठीक है। तो एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान आपको पता है कितना पाथ डिफरेंस? अगर पूछेंगे लैम्डा बाय 4, अगर अपना फेज डिफरेंस पूछेंगे दैट इज द पाई बाय 2। और इसी तरह आपने यहाँ पर निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपने ये देख लेना है। तो एक के अंदर आ रहे होंगे, अब आप देखेंगे गौर करेंगे, एक के अंदर आ रहा होगा यहाँ पर मल्टीपल ऑफ, ये आपके पास आ गया बच्चे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एन आपके पास है। लेकिन यहाँ आपके पास जो बनता है एफ एन इज इक्वल टू, और आपके पास आ गया 1 3 5। ठीक है। तो यहाँ जो है ना उसके अंदर तो आपके पास पूरे आ रहे हैं, जो ओपन एंड बोथ एंड, ओपन एंड बोथ एंड, ये आपने बड़ा नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा 1 2 3 4। इसका मतलब क्या? इसके अंदर सारे ही आपके पास आ रहे हैं, दैट इज द 1/2। और फिर इसके अंदर कंप्लीट भी आ जाएगा, एक वेवलेंथ भी आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 4 5। लेकिन उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर सिर्फ ओड आएंगे, ओड हार्मोनिक्स आएंगे। किसके अंदर ओड हार्मोनिक्स आएंगे? व्हेन क्लोज एंड वन एंड। ठीक है। और अगर वो आपसे पूछ लेता है एक और, यहाँ पर वो बात पूछता होता है, बच्चे इसके लिए क्या वर्ड यूज करता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप मेरी मदद करें कि वो कहता है, हाँ उसने अगर पूछना होगा कि आपसे, एक खास वर्ड यूज करता है, मुझे लगता है आपको किसी एक को आता होगा, वो अगली नेक्स्ट वाले की बात पूछना चाहता है। हाँ जी, F3 को कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी से F2 F1 को बताता है कि वो एक्चुअली उससे अपर वाला पूछ रहा होता है। वो वर्ड मेरे जहन में निकल गया, किसी को याद है? मेरे भी जहन से निकल गया सर। जी Sir, overtones. ओवरटोन, गुड, थैंक यू। Overtones.
हाँ जी हाँ, फर्स्ट ओवरटोन इज एक्चुअली द सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, अगर वो आपके फर्स्ट ओवरटोन पूछेगा इन टर्म्स ऑफ ऑड हार्मोनिक्स Yes. एक एंड क्या होगा, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टोज एट वन एंड, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा एक्चुअली F3, सेकंड ओवरटोन क्या Yes. होगा ओवरटोन क्या देगा, आप ओवरटोन निकालें, सेकंड ओवरटोन निकालें तो इसका मतलब है आपने क्या निकालना है, 5 निकालनी है, क्योंकि ये वन एंड है और आपने सिर्फ सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर n की जगह आपने 5 पुट करना है। बाकी v भी उसने आपको दिया होगा, l भी आपको दिया होगा, कोई एमसीक्यूज कोई बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है, आपने ये देख लेना है। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आएगा, इस यूनिट से न्यूमेरिकल आएगा, आपने होशियार रहना है। अब बात आ गई जी बच्चे ये डॉपलर इफेक्ट की, इधर से तो इधर से भी आपको फार्मूलाज याद पढ़ेंगे। ठीक है, इसके फार्मूला याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि जब ऑब्जर्वर आ रहा हो, ऑब्जर्वर जा रहा हो, इसको गैस करने का भी बड़ा आसान तरीका है। अक्सर जो है ना बड़ा आसान एमसीक्यूज दे देता है, वो ऐसे एमसीक्यूज दे देता है कि वो देता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक गाड़ी आ रही है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, और आप जो हैं आप चलें, आप स्टेशनरी खड़े हैं, अब बताएं आपको 100 हर्ट्ज है, आपको वो कितनी सुनाई देगी। ऑप्शन होते हैं, अभी आपने एमसीक्यूज करने, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ए बी सी डी। अब मुझे बताएं वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। उससे आपने कंपेयर करनी, हाँ वो वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आपकी तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आपको ज्यादा सुनाई देगी। तो 100,000 से कम वाले दो आंसर होंगे, वो आपने क्या कर देना, वो कैंसिल कर देना है, उन दोनों में से आपने एक पिक करना है, अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़े। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपसे अवेज आ रही है गाड़ी, ट्रेन आपसे अवेज आ रही है, ठीक है, अब बताएं कि जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। हाँ बताएं, आपको सुनाई जो देगी, आप खड़े हैं, आप स्टेशन में हैं, आप हवेज आ रही तो प्लेटफॉर्म कम पे होगी obviously। कम होगी बिकॉज सोर्स हैं। ठीक है ठीक है, वो आपसे वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछ ले, जो जा रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ इज एक्चुअली डिस्टेंस, ज्यादा होगी। Yes. हाँ वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको गेस करने में बड़े आराम से गेस हो जाता है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप एक दो न्यूमेरिकल, इसमें से न्यूमेरिकल लाजमी आए, ठीक है, पीछे से ना आया ना, उसमें स्टेशनरी वेव से ना आया तो डोपलर इफेक्ट से आ जाएगा। फिर डोपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है छोटी मोटी, वो शायद में भी आपसे पूछ सकता है। बच्चे एक हमारे पास है, एक को हम कहते हैं रेड शिफ्ट, एक को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। आप मुझे बताओ कि स्टार जो है अगर हमारी तरफ आ रहा होगा और तो क्या उसकी वेवलेंथ बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, कम हो वेवलेंथ, रही होगी। वेवलेंथ कम, क्योंकि हमारी तरफ आ रहा है स्टार, हमारी तरफ आ रहा है। तो आप मुझे बताओ ब्लू और रेड में वेवलेंथ जो है ज्यादा किसकी है, ब्लू की कम है, ब्लू की कम है, रेड की ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ तो ज्यादा निकलता है। है। ये 400 नैनोमीटर है, वो 800 नैनोमीटर। अब रेड बताएं, की ज्यादा है। हाँ अब स्टार हमारी तरफ आ रहा है बच्चे, तो वो ब्लू शिफ्ट होगा या रेड शिफ्ट होगा, ब्लू ब्लू होगा। हाँ ब्लू होगा, क्योंकि वेवलेंथ उसकी कम है। आपने इस तरह देख लेना, इस तरह याद करना, इसको आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जो है हमारे ये जो नेविगेशन है एयर की, उसके अंदर भी हम इसे चेक करते हैं, प्लेन हमारी तरफ आ रहा है या जा रहा है। इसके अलावा जो है स्पीडोमीटर जो है ना, हम आपने देखा होगा ये जो गन है, बाज औकात आपने गन देखी होंगी, ये हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास स्पीड चेक करने के लिए, स्पीड लिमिट, इसके अंदर भी यही एप्लीकेशन चेक करते हैं। ठीक है, डोपलर इफेक्ट ही यूज होता है। तो ये छोटी मोटी ये सोनार के अंदर ये जो है ना, ये एप्लीकेशन से कभी आ जाता है। और ये बैट वाली बात, ये बैट भाई कैसे मूव करती है, इसको तो नजर ही नहीं आता। साउंड वेव्स, लाइट वेव नहीं। हाँ वेव्स जो है ना उसके ऊपर करती है कि एक अपना सिग्नल ट्रांसमिट करती है, उसी को बैक रिसीव करती है, फिर वो गैस करती है कि वो जल्दी, ये तो बड़ी जल्दी आ गया, इसका मतलब है आगे क्या आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त है, आगे रुकावट आ रही है क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, वेवलेंथ इसकी कम आई है, तो अपनी वेव एक जनरेट करके उसे, और उसकी वेव जो है हमें सुनाई क्यों नहीं देती या दिखाई क्यों नहीं देती, दो तरह होती है ना वेवलेंथ, हमें सुनाई क्यों नहीं देती, दिखाई, क्योंकि वो हमारी रेंज से बाहर है। ठीक है, जिसके अंदर वो डील कर रही है, जिसके अंदर वो चल रही है, वो हमारी रेंज से बाहर है।
हाँ, जो वो जब बोलती है तो वो हमारी रेंज के अंदर आती है, चमगादड़ जब बोलती है ना तो उसकी कुछ वेव्स हमारी रेंज के अंदर आती है, फिर हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो हर बोलने वाली चीज जो है उसकी भी वेवलेंथ होती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। वो चीज हमें नजर क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं है। अच्छा बच्चे, उसके बाद ये हमारी आ गई ऑप्टिकल फिजिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या चीज है? यही जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली लाइट जो है इटसेल्फ क्या है, एक वेव है, वेव नेचर है इसकी। वेव नेचर कैसे है कि वेव की तरह बिहेव करेगी, वेव की तरह ट्रेवल करेगी, तो वेव फ्रंट बनाएगी। कुछ यहाँ से ना एमसीक्यूज में डेफिनेशन आ जाती है कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारा अगर सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है, जो इससे निकलने वाली वेव होंगी वो कौन सी होंगी? अगर सूरज से हमारा सन है तो उससे जो निकलने वाली वेव है वो क्या होंगी? उसकी वेव फ्रंट उसके कैसे बनेंगे? ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या चीज है? सच सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। तो जो वेवलेंथ है, जो वाइब्रेटिंग चीज है वो वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगी, 100% है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी, उस पैच को हम कह देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इंटरफेरेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइजेन का प्रिंसिपल है। ठीक है, ये आपको दोनों इसके पॉइंट याद होने चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। अदरवाइज एवरी पॉइंट ऑन वेवलेंथ मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ secondary wavelength which separate out forward direction. The new position of the wavefront after a certain interval of time can be found by the constructing the surface of touch. वैसे आपको जरूरत नहीं है कोई खास, ठीक है, इसके एमसीक्यूज नहीं आते। और ये बच्चों को ऐसी बात जो है, क्योंकि लाइट असल में यहाँ हमारा मसला पता क्या है, यूनिट नंबर 9 और 10 ये चॉइस में हमने छोड़े होते हैं, आती नहीं है और आता हमको नहीं है, हमें नहीं आता। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आता है उसमें तंग होते हैं। अब जैसे ये येलो कलर क्यों देता है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है येलो एक खास वेवलेंथ है, आपको मैंने कलर बना के दिखाया था, पूछा था। अब येलो इसलिए नजर आ रहा है कि इस रेंज में चल रहा है। और ये मोनोक्रोमेटिक हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, हमारे पास जो है लाइट जो सन की लाइट है, ये कितने कलर है इसके अंदर? सन की लाइट में कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6, बताएं कितने कलर होते हैं? सर 7 कलर्स होते हैं। 10 कलर होते हैं। हम इसे कैसे करते हैं? प्रिज्म से इसको हम क्या कर रखें और फिर हम इसे देखें तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। बेसिक कलर कितने होते हैं? 3 बेसिक 3। 3। हाँ, 3 कलर होते हैं। तो 3 कलर से बाकी सारे कलर आपस में एक दूसरे से मिक्सर से बन के मिलते हैं। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। इस यूनिट के आपने फॉर्मूलाज क्या करने हैं उनको बच्चे पढ़ लेना है, फॉर्मूलाज को आपने पढ़ लेना है। दैट इज द, ये आपके पास ये आ गया डेल्टा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी। ये क्या चीज है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। वो आपसे न्यू रिलेशन पूछेगा, अगर यंग डबल स्लिट की वेवलेंथ बढ़ा दी तो इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस कौन स्क्रीन के ऊपर आपके जो बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? या ब्राइट फ्रिंजेस आ रही हैं या डार्क ब्लैक फ्रिंजेस? डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, ये आप पूछ सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, स्टडी डार्क करने की। डार्क फ्रिंजेस। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यानी डिफरेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, ये डेल वाई है। एल क्या चीज है? एल इज द, क्या है? एल जो है आप यहाँ से फिगर से भी देख सकते हैं, एल 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 यहाँ, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। ठीक है, और ये डी क्या चीज है? डी आई थिंक दिस वन इज द डी। स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन का डी, डी स्क्रीन का नहीं है। डी इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लिट्स, एक स्लिट से यस। बिटवीन द स्लिट्स। ये आपने देख लेना है, इसके जितने फॉर्मूला आएंगे उसको एक एक नजर आप देख लें, दैट विल बी इनफ फॉर। और इसका अगर हो सके तो एक एक न्यूमेरिकल टाइम मिले, एक एक न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट का कर दीजिएगा। ठीक है, इसका भी न्यूमेरिकल कर लेगा, हल्का फुल्का दे देते हैं अक्सर, बहुत मुश्किल बात नहीं है। इंटरफेरेंस आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको आसमान का कलर जो है ब्लू नजर क्यों आता है?
ड्यू टू द इंटरफेरेंस। नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, ड्यू टू द, ठीक है, क्या है आपका, ब्लू कलर क्यों नजर स्कैटरिंग, आता है? स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द एयर पार्टिकल, ये आपने याद रखना, बहुत दफा बहुत मशहूर एमसीक्यूज है। हाँ, सोप के ऊपर ये जो अपना क्या बबल्स होते हैं, इनके ऊपर जो डिफरेंट कलर एकदम अपेयर हो जाते हैं, जो है, तो ये किस वजह से, इज द इंटरफेरेंस, ठीक है। आपकी रेनबो किस वजह से बनती है, वो इंटरफेरेंस की वजह से नहीं बनती, ठीक है, वो किस वजह से बन रही होती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल, ठीक है, यस, टोटल इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही होती है। तो आपने हर चीज का आंसर इंटरफेरेंस नहीं है, हर चीज का आंसर जो है इंटरफेरेंस नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। बबल या सोप वगैरह इसके ऊपर आ रही है, या ऐसे ही आपके ऑयली सरफेस के ऊपर आ जाते हैं कलर्स, दैट इज द ड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जो जो फॉर्मूला आएंगे ना, आपने यहाँ पर देख लेने, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, इसको आपको पता होना न्यूटन ने क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया लाइट के लिए, क्या ये लाइट की वेवलेंथ निकाल रहा था, इस तरह आपने करना, माइकलसन ने क्यों किया था, इनका आपको बेसिक मकसद पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पता होना चाहिए कि अगर माइकलसन में, मैं थोड़ा सा यहाँ आखिर में एक वर्ड लिखा होगा, वो आपने देख लेना है, अगर मैं यहाँ इसका जो है डिस्टेंस छेड़ता हूँ, अपना क्या लेमडा बाय 4 छेड़ता हूँ, तो पार्ट डिफरेंस कितना फर्क आ जाता है, तो यहाँ पर डबल हो जाता है, यानी पार्ट डिफरेंस, अगर मैंने लेमडा बाय 4 छेड़ा है तो डिफरेंस एक्चुअली लेमडा बाय 2 का होगा, क्यों, क्योंकि आधी वेव जाने का और आधी वापस आने का, और यानी वो डबल, अगर मैंने उससे लेमडा छेड़ा है तो वो फिर एक्चुअली 2 लेमडा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि लेमडा जाने का और लेमडा वापस आने का, ठीक है, स्क्रीन से आवाज बात कर कट सकते रही है। हैं। तो ये आपने देख, आवाज कट रही है, अब बच्चे आपका नेट भी थोड़ा सा वो हो सकता है, मेरे पास मसला नहीं है। वो आपने माइकल अपने इसके ये देख लेना है कि यहाँ से अगर मैं स्क्रीन और उसका डिफरेंस बढ़ाता हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी मोर देन इनफ। इसके बाद ये आपने इनका फार्मूला, डिफ्रैक्शन ड्यू टू द नैरो स्लिट, आपने सिर्फ क्या देखना है, फार्मूला देखना है, d इज इक्वल टू d sin थीटा m लैम्डा है, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत लंबा कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसमें टाइम हो तो बंदा पढ़ाता है। d थीटा m लैम्डा, यहाँ पर sin थीटा नहीं होना चाहिए था, दोनों d sin थीटा m लैम्डा एंड d sin थीटा m लैम्डा, ये क्या बात है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 2d नहीं आता, किसमें 2d आता है, इनमें इनमें एक डिफरेंस है बच्चे। हाँ ठीक है, डी साइन थीटा वो एक्स जब रे ग्रेड आ जाता एक्स है जी। रेज में करते हैं तो तब 2D हाँ, एक्स रेज में करेंगे तो 2D आ जाएगा, ठीक है, आपने बस इसको याद रखने के, एक्स रेज ने दी हुई है, छोटा सा फार्मूला होगा, वो क्या है, उसने यहाँ पर जी अपना जो है उसकी डिवीजन की होंगी एक किसी ग्रेटिंग की, और आपने देख लेना उसको। इसमें ना एक एमसीक्यू, इसके जो है ना आपने एंड प्रॉब्लम भी एक नजर देखने हैं, मैं आपको बताता हूँ, है ये न्यूमेरिकल जो है, यहाँ पर न्यूमेरिकल, हाँ, इस तरह के जो न्यूमेरिकल है ना, राइट इमेजेस, ये वाला 400 स्पेक्ट्रम लाइट डिटरमाइन द वेवलेंथ, इसके ना वाला। हाँ, इसके ना हम छोटे छोटे हैं, हम उसको छोड़ देते होते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने एक नजर इसको लाजमी देखना है कि ना छोटे छोटे से हैं, और ये एक बात याद रखें, सिर्फ ये इसी यूनिट के अंदर एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक है, तो आपने एक नजर देख लेना है, सिर्फ इसी यूनिट के अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं आएगी। बच्चे इस लेना, ग्रेटिंग के ना, ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल भी एक नजर डाल लीजिएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको, मुश्किल नहीं, दैट इज द पोलराइजेशन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कौन सी चीज है जिसने बताई थी कि लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर रखती है, वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके उसने डिस्टिंग्विश ये किया था कि वेव की, लाइट की वेव नेचर है, पोलराइज्ड मिरर ने
ग्लासेस में। हाँ, पोलराइजेशन ने किया। पोलराइजेशन ने क्यों किया? क्योंकि ये जो है इस साइड पे तो यूं तो जा रही थी, जब उसने देखा आगे स्लिट रखी, उसने उसने क्या किया, एक सुराख किया, इस तरह तो चलेगी, लेकिन जब दूसरी तरफ नहीं गई, उसने यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन भी किया, तो हमें पता लगा कि पोलराइजेशन जो है वो लाइट के अंदर क्यों हो रही है। इस वजह से लाइट की जो है वो कौन सी नेचर है? वेव नेचर भी है। किस नेचर ने बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है? डुअल नेचर। डबल नेचर किसने बताई थी? किस प्रिंसिपल ने बताया हमें? दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था, इसके अंदर फोटोन है, लाइट के अंदर फोटोन है, इसने करंट प्रोड्यूस करा दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, पोलराइजेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। एक नजर ये जो पॉइंट लिखे हुए ना यहाँ पर, इनकी पिक्चर्स को एक एक बार देख लीजिएगा क्लियर जो करके ना, वो आपको यही बता रहा होगा। दैट इज फाइन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है कि आप पोलराइजेशन करा सकते हैं ड्यू टू द सम ऑप्टिकल फाइबर्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल से भी, ये जो है यहाँ पर लिखा होगा, क्रिस्टल से भी ये क्या होती है, आपकी पोलराइजेशन होती है। क्रिस्टल भी आपकी पोलराइजेशन कराते हैं। इसके अलावा आपने इस यूनिट के न्यूमेरिकल भी एक नजर मार लेने, देख लेने हैं, और पिछले 8वें यूनिट के भी जो न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो मैं आपको बता दूं, वो ज्यादा यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, ठीक है, इनसे होंगे। यूनिट नंबर 5 और 4 भी इंक्लूड करने, क्योंकि 4 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, मैं थोड़ा आपको बता चुका हूँ, ठीक है। Yes. बाकी जो है ना कंसेप्चुअल होंगे। अगले जो है ना, अगली एक्सरसाइज में चैप्टर्स के नेम रिपीट कीजिएगा। हाँ, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 में से जाहिर बात है, ये मैं पॉइंट्स जो है ना लिख के भी आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। यूनिट नंबर 4 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, यूनिट नंबर 5 में ये है हमारे पास ओमेगा वगैरह हैं, या आप कह लें सेंट्रीपिटल फोर्स है, लाजमी इधर से पूछेगा। फिर यूनिट नंबर आप आ जाएंगे 8 के अंदर। 8 के अंदर से न्यूमेरिकल आना ही आना है ना, 8 के अंदर से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल 8 में से कोई कंसेप्चुअल बात इतनी खास है ही नहीं, तो वहाँ न्यूमेरिकल आएगा, वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का ही ना देना पड़े उसे, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज में कुछ बहुत ज्यादा टफ होंगे, वो छोड़ दीजिएगा, जो समझ आते हैं हल्के फुल्के वो कर लीजिएगा, नहीं तो बुक उठाएं आप, कोई भी आपके पास जो प्रैक्टिस बुक है या पुराना मटेरियल पेपर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे पास्ट पेपर कर लो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। टाइम नहीं है तो पास्ट पेपर भी अगर हो जाए, पास्ट पेपर कुछ चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैथ के कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, उनको बेशक छोड़ दें, ठीक है। ट्रिक उसके ऊपर लगती है, समझ आती है तो दैट इज फाइन, अगर नहीं आती तो वो छोड़ दें। फिजिक्स नॉर्मल आई है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो मे भी आप उसको छोड़ भी सकते हैं, या पूछ लें ग्रुप में पोस्ट करके, पूछ लें कि क्या रीजन है। तो पास्ट पेपर सारे कर लें तो कुछ ना कुछ आपका जो है ना कल सही हो जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चे, ये जो है ना, जब आप इसके अंदर आते हैं तो एक बड़ी लंबी डोमेन है, अगर हम इसे पढ़ने लगे तो हमें फिर भी पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि हमने फिर छोड़ा हुआ है, छोड़ावा से मुराद है कि मोस्टली लोगों ने यूनिट नंबर 9 और 10 छोड़ देते हैं। फिर क्या करना है, फिर आप इसके अंदर से पता क्या करें, सिर्फ इनकी एक एक बार इनके फार्मूलाज देख लीजिएगा, दैट विल बी इनफ, ठीक है। अगर आप ये जो है ना, ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है, पूरा 1 घंटे का ये जो है कि मैग्नीफाई कैसे करता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ, हाँ ये वाली जो चीज़ है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर जो ऑब्जेक्ट मैं इससे दूर लेके जाता हूँ तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इसके पास लेके जाता हूँ तो कभी कभी ये आ जाता होता है। अगर एग्जैक्टली मैंने एफ के ऊपर ला के रख दिया तो फिर क्या होगा, मेरे पास बनेगा इमेज इन्वर्टेड बनेगा या सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। अगर मैंने 2f पे रखा तो मेरे पास फिर इमेज क्या बनेगा। तो आप में से किसी को याद है? वैसे क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का कंसेप्ट है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी ना एक पिक्चर मिल जाएगी, पिक्चर मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूं, ठीक है। तो ये इसमें से ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं Okay. ऑब्जेक्ट, ये एफ मैट्रिक का यानी जो हमारा एक पूरा यूनिट था वो ये बताता था कि ये चीज है, लेकिन हर जगह नहीं, सिर्फ एनईटी में पूछा जाएगा, शायद अपना यूईटी का भी पूछ ले कि मटेरियल वो इंटरनेट से उठाएंगे, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जब मेरे ख्याल से आई थिंक सो दैट एफ के ऊपर जब ये आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका यानी बनेगा इमेज नजर ही नहीं आएगा, और जब पीछे पीछे जाता रहेगा तो इट विल बी अंटिल ये एक पॉइंट आएगा, तो रेंज है ना कुछ, ठीक है। एफ के बाद में भी आए या ना आए, तो ये जो है ना मैं
कनकेव और कन्वेक्स दोनों ये मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप में ढूंढ के इंशाल्लाह थोड़ी देर तक कर देता हूँ। उसके अंदर पॉइंट है वो याद कर लीजिएगा, फिर इनफ है। अच्छा, इसकी एक ना पावर होती है, उसके यूनिट डायोप्टर्स होते हैं, वो आपको पता है उसकी पावर का क्या फार्मूला है? यहाँ पावर का फार्मूला भी आई थिंक नहीं लिखा होगा। मैग्नीफाइंग हाँ, इसकी पावर 1 पावर किसके बराबर होती है? P इज इक्वल टू 1/d, P इज इक्वल टू P ये है ना P और Q एक्चुअली ऑब्जेक्ट और उसके दरमियान डिफरेंस का भी लिखा हुआ। P इज इक्वल टू 1/f, 1/f फ्रीक्वेंसी की इनवर्स होती है। नहीं, यहाँ पर 1/f फ्रीक्वेंसी नहीं है, f जो है फोकल पॉइंट है। चलिए बच्चे ये ना देख लीजिए, ये भी मैट्रिक का कंसेप्ट है और इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इनको छोड़ सकते हैं। अब ये m जो है इसको गौर कर लीजिएगा, m दो जना के हैं, एक m होगा ये हमारा टेलीस्कोप का m है, वो किसके बराबर है? और जारी बात है कि जो हम पीछे कनकेव और कन्वेक्स पढ़ के आ रहे थे उनका किसी और के बराबर था। आते आते ना इसको छेड़, अदरवाइज इस यूनिट से एमसीक्यूज अगर आएगा ना बच्चे शोर न कर, इस यूनिट से अगर एमसीक्यूज आएगा तो वो कहाँ से पूछेगा? वो आखिर में जाएगा और वो जाके एमसीक्यूज आपको पूछेगा, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसने निकाली थी और कौन से फॉर्मूले से निकाली थी? वो c इज इक्वल टू मे भी, सिर्फ फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये उठा के लिख दे, इस जगह 10 FD लिख देगा, 8 FD लिख दे, उसका एमसीक्यूज बन गया, लेकिन आपका रगड़ा निकल गया। रगड़ा कैसे निकल गया? तो क्योंकि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। वो ऑर्बिटल स्पीड वगैरह उसका मैं बता रहा था कि जी डायरेक्टली उन्होंने पूछा हुआ था कि g m² है, g m/r है, g m/r है या कैपिटल R है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। r² भी कर दिया, तो इसका मतलब है कुछ एमसीक्यूज ऐसे ही बना लेते होते हैं बैठे बैठे। तो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, मैंने एक लिस्ट शेयर की हुई है फार्मूला की, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। देन व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इधर से एक आ जाएगा आपकी ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पर यूज हो रही है? आपके घरों में जो इंटरनेट आ रहा है, तो इंफॉर्मेशन के अंदर आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है बच्चे? स्नेल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना कि स्नेल लॉ, ठीक है, n1 sin थीटा और रेशियोज हैं, रेशियोज इसको देख लेना। तो यहाँ मेरे यहाँ जो है ना लाइट गई हुई है और इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप की जो है ना बैटरी लो हो रही है। अच्छा, इसके अंदर दो तरह की होती हैं, एक कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होती है और दूसरी रिफ्रैक्शन किसी को पता है? MCAT वालों को शायद पता हो। ग्रेडिंग। नहीं, वो इंडेक्सेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक अपना ग्रेडेड इंडेक्स होता है, इंडेक्सेस दो तरह के होते हैं। वो क्या इंडेक्सेस बच्चे? वो भी एक नजर आपने देखनी, स्टेप इंडेक्स, और ये भी एक नजर आपने देख लेना कि व्हाट इज द स्टेप इंडेक्स, व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट। एक स्टेप इंडेक्स जो है ना उसके अंदर, एक मिनट बच्चे ना आप करें, एक हमने, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे इसको देखो, एक जगह हमें बढ़ाना है स्टेप, इन स्टेप्स अगर हम बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? स्टेप इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर कंसेप्ट क्या है? व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम, कहाँ से? डेंसर से रेयर की तरफ आती है तब क्या होता है, और रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तब क्या होता है? ये भी एक प्रिंसिपल है, आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको याद है कि लाइट को अगर कराने के लिए हम कहाँ से लेके आ रहे होते हैं? वाटर से लेके आ रहे होते हैं बाहर की तरफ। वाटर क्या है? वाटर का बच्चे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयर। तो लाइट जब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी वक्त होगी जब वो कहाँ से आएगी, ये अपने एग्जाम्पल याद रखनी है। वो कहाँ से आएगी? जब वो आएगी डेंसर से रेयर की तरफ। तो फिर क्या होगा? वो अपने किससे मुड़ जाएगी? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरफ, अवे फ्रॉम द पाथ, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द, उसकी तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। अवे फ्रॉम द पाथ नहीं कह सकते, बल्कि अवे फ्रॉम द आप उसे कहेंगे परपेंडिकुलर, या अवे फ्रॉम द अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो आप उसको जरा देख लीजिए, कोई उतना बड़ा मसला नहीं। तो अवे फ्रॉम द
अपने नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है, सॉरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर अवे करेगी। जब ये अवे करेगी तो फिर क्या, डेंसर से जब रेयर के अंदर आएगी तो फिर उस वक्त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो इसीलिए आप देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका ज्यादा होता है, अंदर वाली कोर का ज्यादा होगा या क्लैड का ज्यादा होगा, कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज्यादा होगा या क्लैड का ज्यादा होगा? कोर इनसाइड होती है, क्लैड कोर का। ऊपर, कोर का ज्यादा होगा। कोर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेंसर से रेयर के अंदर आना है, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोग ज्यादा होगा। हाँ, ये एक मिनट क्या? चेक। ठीक है बच्चे, लाइट क्योंकि नहीं आ रही है तो मुझे लगता है हमें अपना लेक्चर जो है यहीं कंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, बैटरी जो है मेरी क्रिटिकल मोड में चली गई है, ठीक है। तो हम यूनिट इसी के ऊपर कंक्लूड करेंगे। कोर क्लैड आपने देख लेना, उसके बाद रिफ्रैक्शन होती है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन भी इसका एक प्रिंसिपल है। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन क्या है कि बार बार जो है ना कुछ वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, अपने ओरिजिनल पाथ से मूव टेढ़े हो जाना, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगी टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। एक हाँ, ये आ गई हमारे पास सिंगल मोड फाइबर। ये कैसे है भाई, सिंगल मोड होते हैं, इसके अंदर मल्टी मोड क्या हुआ है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये स्टेप इंडेक्स क्या है, यानी इन टर्म्स ऑफ स्टेप हमने इसको किया हुआ था। मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स क्या है, मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स ये होता है कि आपको यहाँ इन्होंने फिगर बना के शायद दिखाया ही हो, कहाँ है? अच्छा, मैं आपको मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स का बता देता हूँ कि ये एक चीज इसके अंदर ऐसे इंक्रीज करती है इन टर्म्स ऑफ स्टेप करेगी, एक स्टेप, दो स्टेप, ठीक है, वो यूं, दैट इज स्टेप, ठीक है। ग्रेडियंट इंडेक्स क्या कह देते हैं हम, उसकी ग्रेडिंग की हुई होती है। वो ऐसे है कि भाई यहाँ भी ग्रेडिंग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ठीक है। जब इसको बहुत ज्यादा ग्रेड में करना तो फिर ये बात स्टेप को बहुत ज्यादा और स्टेप कर दें, मल्टी स्टेप को, स्टेप इंडेक्स को, तो वो ग्रेडियंट बन जाती है, ठीक है। ग्रेडियंट में आस्ता आस्ता चेंज होता रहता है, आस्ता आस्ता चेंज होता है, हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो जाता है। आप इसे कहने दैट इज द कंटिन्यूअस एंड दैट इज द डिस्क्रीट, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये टाइप भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन जब है कि हम सिंगल मोड में हमारे पास जो है क्या है, ज्यादा होती हैं, रिफ्लेक्शन ज्यादा होती हैं, इस वजह से आप इसको देख लीजिएगा। सिंगल ट्रांसमिशन एंड कंजर्वेशन टू द साउंड, एक बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो इस चैनल के बारे में पूछा जाएगा। रिपीटर्स के बारे में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आया है। रिपीटर आप लोग नहीं जो अपना एफएससी रिपीट करते हैं, रिपीटर जो है, रिपीटर इज एम्पलीफायर, ठीक है। एक जब मैं एक लाइट को एक दफा भेज देता हूँ ना बच्चे, तो उसकी बहुत लंबी लेंथ होती है, किलोमीटर में होती है। मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर इसने ट्रैवल करना है, तो रास्ते में बार बार मुझे क्या रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। लाइट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैंने ना अभी से एक बात और समझिए, मैंने आपको ना इनपुट पे ये सिग्नल भेजा था, आउटपुट पे जो आपको सिग्नल जो मिला है ना वो ये मिला है। तो आप बताएं, जो मैंने आपको बात भेजी थी वो आपको मिलेगी? अगर मैंने आपको ये इनपुट भेजी, ये मिल रहा है, तो आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए नहीं। लाइट में। ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपको जो है ना अच्छी अच्छी बातें भेजी, सलाम भेजो, तो आपको वहां जाके गालियां मिल रही हो तो आप तो नाराज हो जाएंगे। हालांकि गालियां भी नहीं मिलेंगी, आवाज शोर आ जाएगा, ठीक है। एक ये सीन होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बच्चे ये तो मिलेगा आपको, ये वेव फॉर्म तो मिलेगी लेकिन ये छोटी होके मिलेगी। इसका क्या मतलब, एम्पलीट्यूड कम हो गया। इस एम्पलीट्यूड का कम होने का क्या मतलब हुआ, आवाज कम हो जाएगी, आवाज आहिस्ता कम हो हो जाएगी। जाएगी, ठीक है। आवाज आस्ते हो जाएगी, कान लगा के आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ये होता है असल में ना, उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है, फिर हम उसे दोबारा रोटेट कराते हैं। तो जो पहले वाली बात है ना, अगर वो आ जाए तो फिर तो हमारा चैनल हमारा फ्लॉप हो जाएगा। तो याद रखिए, डिस्टॉर्शन नहीं आने देते हम अपने चैनल के अंदर, मिनिमम आने देते हैं। सिग्नल हमारा खराब ना हो, हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है उसका जो है वो बस अपना उसका एम्पलीट्यूड अगर कम हो जाए तो हम उसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। इसलिए बार बार हम पूरे साइकिल के अंदर वो लगाते हैं। चलो बच्चे, आप 10 यूनिट तक कर लें जल्दी जल्दी फटाफट। मैं कुछ चीजें इसकी अपलोड कर देता हूँ, पास्ट पेपर भी कर लें, बाकी काम हम कल करेंगे। कल कोशिश करते हैं इसको खत्म करें, ठीक है। सर आपने जो फार्मूलाज की लिस्ट का कहा है वो कहाँ से मिलेंगी? चले, मैं दोबारा अपलोड कर देता हूँ ग्रुप की फाइल के अंदर, बहुत ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने किया था ना वही आप लोगों के लिए, थोड़े से 2-4 फार्मूलों का फर्क है, ठीक है। उसको ना इतना परेशान हो, उसको रोजाना एक दफा एक नजर डाला करें, फार्मूलाज आपको याद है।
तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल। ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू करें पास्ट पेपर की, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, एक वेबसाइट है गीक एमसीक्यूज के नाम से, geek.com है, उससे भी आप थोड़ा सा फिजिक्स का अपनी रिवीजन कर सकते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, दूसरी हमारी अपनी जो है लीप, उसके ऊपर आप लोगों के लिए टेस्ट 3 अरेंज करवा रहे हैं, एमसीक्यूज भी अपलोड हुए हैं उसके ऊपर, वहां से भी आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा सा भी ना सेट करने की जरूरत है, लेकिन आपके जो है ना टेस्ट होंगे 3। ठीक है, 3 से 4 आपके जो है ना टेस्ट 4-5 दिन बाद, जब फिजिक्स खत्म हो जाएगी, मैथ आपकी पहले हुई है, मैथ शॉर्ट ट्रिक एक ना एक 2 4 5 10 तो कर लेना आप। वो उसके अंदर मेरे ख्याल से अपना 100-150 ट्रिक्स हैं, उसमें से आप कुछ तो सिलेक्ट कर लें, जो आपको समझ आ रही है वो आप चूज कर लें। ठीक है, और एक मैथ वाले उसके अंदर देखें, उसके अंदर बड़ी ना एक, मैंने तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शायद आपको नहीं उस वक्त बताई, वो एक पार्शियल डेरिवेटिव वाली, वो बड़ी आसान है ट्रिक। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेनी है, dy/d/x पार्शियल डेरिवेटिव का है, बड़ा आसान है, कोई लंबी सारी आपके पास क्या आ जाए। एक बच्चे आपका ना लोग वाला रहता है, लोग वाला कंसेप्ट रहता है, सोच रहा हूँ मैं रिवाइज उसको आपको ना एक लैदा बना के एक वीडियो उसकी अपलोड कर दूं, या कोई और किसी की वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूं जिसमें लोग। ठीक है, तो ये आपने बच्चे देख लेना है कि पार्शियल डेरिवेटिव का उसने बताया हुआ कि आप सबका डेरिवेटिव ना लें, x को कांस्टेंट रख के y का डेरिवेटिव ले लें, तो दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर y को कांस्टेंट रख के x का ले लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसने बताया हुआ कि इज इक्वल टू f, और अगर आप x बाय एफ वाई ले लें तो ये आपके पास सारी डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू अगर आप पूरे उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें। तो हमने कहा था हम इंटीग्रेशन से अवॉइड करेंगे और डेरिवेटिव लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है ना बच्चे, चलें।